हेलो फ्रेंड्स, बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एस डी सुतरिया। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली इनऑर्गेनिक एलॉय के बारे में। जो प्रैक्टिकल हमें करते हैं एलॉय का, उसमें हम कैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे और कैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है ब्रास एलॉय, जिसमें कॉपर और जिंक होता है। कॉपर और जिंक दोनों प्योर मेटल है, ठीक है। तो सबसे पहले एम देख लेते हैं। To analysis of the given brass alloy and determination the amount of the copper by volumetrically and amount of the zinc by gravimetrically। तो कॉपर का हम वॉल्यूमेट्रिक करेंगे और जिंक का हम ग्रेविमेट्रिक करेंगे। व्हाट इज एलॉय? एलॉय के बारे में हमने आगे भी बात की है। दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल अगर ऐड करते एक दूसरे में तो उसका जो कंपोजिशन बनता है उसको हम बोलते हैं एलॉय। एक में प्योर मेटल होनी चाहिए और एक नॉन मेटल होनी चाहिए, या फिर प्योर मेटल दोनों प्योर मेटल होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एलॉय। तो ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो एलॉय का है। तो आप एक बार देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा भी इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, तो वो प्योर जो होता है वो एलॉय कहलाता है। मीन्स अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर निकल आएगा, एंड ब्रास की बात करें तो कॉपर जिंक आएगा, ठीक है। चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो हमें जो मेटल दिया होता है उसका स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करेंगे, उसमें से हमें जिंक आयन फाइंड आउट होगा, एंड देन एस्टिमेशन करेंगे पार्ट 3 में, जो कॉपर का वॉल्यूमेट्रिकली हम परफॉर्म करेंगे कॉपर आयन। तो हमें जिंक आयन एंड कॉपर आयन का एस्टिमेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 3 देखेंगे एंड लास्ट में पार्ट 2 देखेंगे, ओके। तो पार्ट 1 में प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन हमें कैसे करना है? तो सबसे पहले एक एलॉय ले लीजिए, उसका 0.6 से 0.9 ग्राम वेट कर लीजिए। उसको आप कैपिटल एम बोल दीजिए। एम मीन्स आप वेट कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व कर लीजिए, एंड देन आफ्टर उस बीकर या इक्विवेलेंट डिश को आप उसके अंदर 10 ml कॉन्सर्ट HCl ऐड कीजिए और इवेपोरेटिव ड्राइनेस तक रखिए। उसके अंदर अगर आपको रेडिश ब्राउन गैस दिख रहा है, उसका मतलब उसमें अभी नाइट्रस गैस है, NO2, ओके। NO2 गैस अभी है, नाइट्राइट। पर अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब वो रिमूव हो चुका है। तब तक आपको ड्राई करना है, मतलब इवेपोरेटिव ड्राइनेस करना है। आपको अब कंफर्म हो जाता है कि अब रेड गैस नहीं आ रहा है, तो उसके बाद में अब उसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड कर सकते हैं। तो जो भी रेसिड्यू बचते हैं इवेपोरेटिंग डिश में, उसको अंदर आप डिस्टिल वाटर ऐड कर दीजिए, और उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट HCl भी आप ऐड कर सकते हैं, और उसको 250 ml मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करके जो बाकी का जो पानी होता है डिस्टिल वाटर वो ऐड करके 250 ml मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर से। देन जो भी सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसको हम एस्टिमेशन के लिए यूज करेंगे, कॉपर बाय वॉल्यूमेट्रिकली एंड जिंक बाय ग्रेविमेट्रिकली, ठीक है। तो चलिए पार्ट 3 पहले देख लेते हैं कि कॉपर का एस्टिमेशन कैसे करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो देखिए सबसे पहले हमने जो स्टॉक सॉल्यूशन 250 ml प्रिपेयर किया है, उसमें से 25 ml सक के लीजिए, कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर लीजिए। उसके अंदर डाइल्यूटेड NH4OH सॉल्यूशन आपको ऐड करना है। तो इंस्टेंटली ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट आने के बाद आपको उसको ऐड करना बंद कर देना है। अगर ज्यादा NH4OH हो जाएगा तो वो डार्क ब्लू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ एक्सेस NH4OH तो उसका कलर क्या हो जाएगा? डार्क ब्लू। तो हमें वो डार्क ब्लू नहीं बनाना है, डार्क ब्लू होने से पहले उसको स्टॉप कर देना है, ओके। देन ऐड एसिटिक एसिड, डाइल्यूट CH3 सेलुलोज मींस एसिटिक एसिड। उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था? डाइल्यूट NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, तो उसके अंदर प्रेसिपिटेट डेवलप हुए थे, ऑब्टेन्ड हुए थे, ठीक है। एंड एसिटिक एसिड ऐड किया तो उसके अंदर क्या हुआ? प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए एंड ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। देन आफ्टर क्या करेंगे? उसके अंदर हम 10% K ऐड कर देंगे, 1 या 1/2 टेस्ट ट्यूब मीन्स 1 से 2 1.5 टेस्ट ट्यूब आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर लिबरेटेड आयोडीन उत्पन्न होगा,
मीन्स उसके अंदर से आयोडीन रिमूव होगा। आप के ऐड करोगे तो के आई में से के प्लस आई माइनस, आयोडीन जो होता है I2 वो रिमूव होगा, उसको हम बोलते हैं लिबरेटेड आयोडीन। तो लिबरेटेड आयोडीन को रोकने के लिए हमें क्या करेंगे, तो इंस्टेंटली इमीडिएटली टाइट्रेट अगेंस्ट 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। आपको इंस्टेंटली ब्यूरेट में जो फिलअप किया हुआ 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट है उसको ऐड करना है 2 से 5 ml तक, उसको स्टर कर लीजिए एंड देन आप उसके अंदर स्टार्च इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। उसका जो थोड़ा सा जो कलर है वो लाइट येलो हो जाएगा, स्टार्च ऐड करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा एंड देन आफ्टर फिर से आप स्टार्ट करोगे जहां से आपने 4 या 5 ml ऐड किया था उसके बाद में वहीं से स्टार्ट करना है ब्यूरेट में से, उसको फिर से जीरो फिलअप नहीं करना है। तो जहां से रखा था वहीं से स्टार्ट कीजिए Na2H2O3 मीन्स सोडियम थायोसल्फेट एंड देन आप देखेंगे कि लास्ट में एंड पॉइंट जो होता है वो ब्लू कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाएगा, मीन्स ब्लू कलर टू कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट टाइट्रेशन हो गया। अब उसको आप ऐड कर लीजिए और उसी हिसाब से 2 या 3 बार आप उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं एंड देन उस हिसाब से जो भी ml आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉपर का। तो चलिए कॉपर का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो अभी जो प्रोसीजर में बात की थी वो ऑब्जर्वेशन भी लिखना पड़ेगा। हम इसको लेफ्ट साइड लिखते हैं ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन में ब्यूरेट आएगा, पिपेट आएगा, कॉनिकल फ्लास्क आएगा एंड देन इंडिकेटर आएगा और कलर चेंज भी आएगा। तो अभी जो हमने बात की वो एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्यूरेट में हमने क्या फिलअप किया है 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। पिपेट से हमने क्या क्या लिया है तो 25 ml डाइल्यूट एलॉय जो सॉल्यूशन था वो हमने लिया है, उसको हम स्टॉक सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर NH4OH डाला है, पिपेट मीन्स आप कॉनिकल फ्लास्क बोल सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या लिया NH4OH लिया है, प्रेसिपिटेट डेवलप होंगे, एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे, देन के ऐड करेंगे तो आयोडीन लिबरेट होगा। तो इंस्टेंटली हमें क्या करना है सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करना है 2 या 5 ml तक एंड देन आफ्टर इंडिकेटर स्टार्च ऐड करना है। स्टार्च ऐड करने से उसका कलर जो ब्लू हो जाएगा एंड देन आफ्टर फाइनल रीडिंग आएगा वो क्या होगा ब्लू टू कलरलेस। तो एक इस तरह से टेबल प्रिपेयर कर लीजिए, ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग, डिफरेंस। फाइनल मीन्स आपने जो यहाँ पे जो एंड पॉइंट लिया था वो उसको फाइनल बोलेंगे। इनिशियल आपने कहाँ से शुरुआत की थी उसको हम इनिशियल बोलेंगे और डिफरेंस तो यहाँ पे जो रीडिंग है उसमें 0 बात करेंगे तो वो आपका फाइनल रीडिंग आ जाएगा, मीन्स डिफरेंस। 0 इसीलिए लिखा होगा इनिशियल हमने 0 से स्टार्ट किया था, अगर आपने कहीं और से स्टार्ट किया है तो आप वो लिख सकते हैं, पर मुझे पता है तब तक आपको पायलट रीडिंग में 0 से ही स्टार्ट करना चाहिए। एंड देन आफ्टर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग आप ले लीजिए। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों में जो है वो सिमिलरिटी होनी चाहिए, मीन्स एक दूसरे से मैच होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 11.5 आ रहा है तो 11.5 2 या 3 बार परफॉर्म करना चाहिए, देन आप कांस्टेंट उसको बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो आप यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो आप कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था उसमें से के ऐड करते हैं तो उसमें से आयोडीन लिबरेट होता है एंड सोडियम थायोसल्फेट से आयोडीन का टाइट्रेशन करते हैं तो आपको Na जो होता है वो मिक्स हो जाता है। तो ये वन टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन है। और सोडियम थायोसल्फेट और I2 के बीच जब हम रेडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक टाइट्रेशन क्या होगा आयोडीमेट्री। ये सबको पता होगा। आयोडोमेट्री किसे कहेंगे तो जो डायरेक्टली आयोडीन हम यूज करते हैं उसको आयोडोमेट्री बोलते हैं और जो लिबरेटेड आयोडीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। क्लियर है? तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर ऐड कर लीजिए। अगर हम 2 मोल कॉपर सल्फेट लेंगे तो 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट हमें मिलेगा। तो 2 मोल सल्फेट के सामने हमें सिर्फ 2 मोल ही कॉपर यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर 1000 ml 1000 ml 1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट लेंगे तो उसके अंदर 63.54 ग्राम ऑफ द कॉपर हमें मिलेगा। तो हम 1 ml से ब्यूरेट में टाइट्रेट कर रहे हैं तो 1 ml ये 1 नॉर्मल एज इट इज है। तो मैंने क्या किया 1000 में से 1 में डिवाइड किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो रीडिंग है उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये रीडिंग हमको मिलेगा 0.06354 ग्राम ऑफ द कॉपर 1000 से डिवाइड करेंगे तब। पर आपको पता होगा नॉर्मलिटी हमने कौन सी यूज की थी 0.05 नॉर्मल। तब देखिए 1 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे चेंज हुआ है तो 1 को हम क्या करेंगे तो 0.05 आएगा। अगर 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.5 आएगा 0.5 और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05।
तो आपको सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करना है और बाद में 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 0.003177 ग्राम तक कॉपर। अब देख लेते हैं हमने ब्यूटाडीन कौन सा मिला है, तो AML मिला हुआ है। तो उसके अंदर ये जो है सोडियम थायोसल्फेट हम नॉर्मली सेम ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, कितने ग्राम कॉपर मिलेगा, तो चलो कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो AML जो है ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, ये ऊपर चला गया नीचे आएगा, ये सामने क्रॉस होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर ही रहेगा। तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं 0.03177 इंटू ए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसका जो भी आंसर है उसको आप B ग्राम बोल दीजिए। अभी B ग्राम कितने ml के लिए है, तो ओनली 25 ml के लिए। हमने जो पिपेट में कितना शक किया था, ओनली 25 ml, ठीक है। तो हमने पूरा स्टॉक सॉल्यूशन कितना बनाया है, यस 250 ml, 250 ml हमने बनाया था। तो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, B इंटू 10, तो आपको C मिलेगा। और C कितने में आएगा, वो 250 ml में आपको मिलेगा। तो C ग्राम कॉपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं कॉपर के, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने जितना m ग्राम कंटेंट लिया था उसके अंदर C ग्राम ऑफ द कॉपर होगा। m ग्राम जो एलॉय थी आपने सबसे पहले वेट किया था 0.6 to 0.9, उसमें C ग्राम ऑफ कॉपर है। आपको पता है C ग्राम तक कॉपर अभी फाइंड आउट किया आपने, ठीक है। तो 100 ग्राम एलॉय कंटेंट में कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C इंटू 100, ये जो 100 है ऊपर चला जाएगा, m नीचे चला आएगा और C ऊपर ही रहेगा। तो C इंटू 100 डिवाइडेड बाय m, तो उसका जो भी आंसर मिलेगा वो होगा परसेंटेज ऑफ द कॉपर। उसके कोई भी नंबर दे दीजिए, यहाँ पे D लिखा हुआ है, C के बाद D आता है तो D हमने लिखा हुआ है, तो D परसेंटेज ऑफ कॉपर। इसी हिसाब से हम कॉपर का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, जिंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें कॉपर एज ए कॉपर सल्फाइड रिमूव करना पड़ेगा। कॉपर को कॉपर सल्फाइड की बनाना पड़ेगा एंड देन रिमूव करना पड़ेगा। तो सल्फाइड कहाँ से आएगा, तो H2S गैस में से आएगा। तो सबसे पहले 50 ml है ना, आप सॉल्यूशन ले लीजिए एक बीकर में, उसके अंदर 20 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दीजिए, उसके अंदर H2S पास कीजिए, 2 या 5 मिनट तक पास कीजिए। उसके अंदर ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे, उसको थोड़ा सा कुक कीजिए। कुक मीन्स हीट कीजिए, आप डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, हीट कीजिए एंड देन उसको सैंड बाथ या वाटर बाथ में रख सकते हैं। यहाँ पे सैंड बाथ लिखा हुआ है, तो सैंड बाथ में 5 मिनट्स तक कुक कीजिए एंड देन उसको फिल्टर कर लीजिए। तो ऊपर का जो प्रेसिपिटेट है वो हमारा किसी काम का नहीं, उसको फेंक देना है। जो कॉपर सल्फाइड आया है, जो नीचे फिल्ट्रेट आया है, उस फिल्ट्रेट को हमें काम करना है, उसको हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट द फिल्ट्रेट, कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड वॉशिंग इन 400 ml बीकर। तो उसको अलग बीकर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ उसको कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेट मतलब जो फिल्ट्रेट आया था उसमें हमने H2S गैस पास किया था, तो H2S गैस अंदर थोड़ा बहुत रह जाता है, तो सल्फाइड गैस हमें रिमूव करना पड़ता है। तो सल्फाइड गैस रिमूव कैसे करेंगे, तो आपको पता है आप इनऑर्गेनिक मिक्सचर में आप टेस्ट करते होंगे S2- की टेस्ट, लेड एसिटेट पेपर ब्लैक, पता है। तो यही टेस्ट आपको परफॉर्म करनी है, टेस्ट विद द लेड एसिडेट पेपर। आप उस बीकर पे एक लेड एसिड पेपर रख लीजिए, अगर ब्लैक बन रहा है तो उसका मतलब हुआ अंदर H2S गैस है, मींस सल्फाइड है। अगर ब्लैक नहीं बन रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, यस H2S गैस रिमूव हो चुका है। अगर रिमूव हो चुका है तो देन आफ्टर आप उसको यूज कर सकते हैं आगे के प्रैक्टिकल के लिए। तो फिल्टर यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द जिंक एज फॉलोज, यहाँ पे दिया गया है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो फिल्टर मिला है उस फिल्टर को आप एक बार चेक कर लीजिए मिथाइल रेड इंडिकेटर से। तो मिथाइल रेड इंडिकेटर क्या है, तो वो एसिडिक है या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको न्यूट्रलाइज करना है, उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन रखना है। तो आप देखिए इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। मिथाइल रेड इंडिकेटर, द कलर ऑफ इंडिकेटर विल बी एज इट इज, उसको कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। चलिए 2 ग्राम ऑफ द NH4Cl ऐड कर दीजिए एंड 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ द मिथाइल रेड, या फिर थोड़ा एसिडिक भी हो सकता है, ठीक है। इंडिकेट इनटू द कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट, उस फिल्ट्रेट में आप NH4Cl ऐड करोगे, फिर से मिथाइल रेड इंडिकेटर ऐड करोगे एंड देन उसके अंदर फिल्टर कर लोगे। तो न्यूट्रलाइज दिस सॉल्यूशन विद द मिनिमम क्वांटिटी NH4OH। अगर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है तो आपको NH4OH ऐड करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है एंड देन आफ्टर उसको यूज करना है। न्यूट्रलाइज करने के बाद
आपको 2 ग्राम डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट NH4 ट्वाइस HPO4 कंपाउंड ऐड करना है सॉलिड में। ठीक है, एक अदर व्हीकल ले लीजिए, उसको सॉलिड में ले लीजिए, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, डिस्टिल वाटर में उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए और उसको आप कॉन्सनट्रेट कर लीजिए। कॉन्सनट्रेट फिल्टर जिंक +2 एंड गेट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक अमोनियम फॉस्फेट। दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मैच कर लीजिए। जो फिल्ट्रेट आया था उसको हमने न्यूट्रलाइज किया है और दूसरा सॉल्यूशन हमने बनाया है जिंक अमोनियम फॉस्फेट हमें प्रिपेयर करना है। डायएजोनियम आपने लिया था, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए NH4 ट्वाइस HPO4 अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड का पदार्थ जो लिया था वो आप फिल्ट्रेट में ऐड करोगे पानी में सॉल्यूशन बना के, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो फिर से प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे, फिर से प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे। और कौन से प्रेसिपिटेट होंगे, जिंक अमोनियम फॉस्फेट। उस प्रेसिपिटेट को भी हमें कुक करना है, उसको वाटर बाथ में कुक करना है ½ एन आवर, आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप उसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद उसके अंदर 2% अमोनियम नाइट्रेट से उसको वॉश कर लीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड फ्री हो जाएगा। देन आफ्टर जो प्रेसिपिटेट हमें मिले हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब फिल्ट्रेट का कोई काम नहीं। देखिए पहले सेशन में जब हमने कॉपर सल्फाइड बनाया था उसमें हमें कॉपर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट का कुछ काम नहीं था, फिल्ट्रेट का काम था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट का काम है, फिल्ट्रेट का काम नहीं है। ठीक है, तो जो भी प्रेसिपिटेट उसको ड्राई करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके अंदर ग्लेस पेपर ले लीजिए, अब बर्न फिल्टर पेपर ले लीजिए एंड देन उसको क्रूसिबल में उसको आप ऐड कर दीजिए। बर्न फिल्टर पेपर इन द क्रूसिबल। तो आपको जो भी प्रेसिपिटेट है वो एक प्रेसिपिटेट को क्रूसिबल में ऐड कर देना है। जो फिल्टर पेपर ने लिया था वो आपको श्योर होना चाहिए, वो एश लेस पेपर होना चाहिए। एश लेस मीन्स आप उसको बर्न करोगे तो उसका एश नहीं होगा। ठीक है, एश लेस पेपर हमें चाहिए एंड देन उसको आप क्रूसिबल में हीट करोगे तो वो जो फिल्टर पेपर होता है वो पूरा का पूरा जल के रिमूव हो जाएगा एंड देन प्रेसिपिटेट सिर्फ यहाँ पे पड़े रहेंगे। प्रेसिपिटेट क्रूसिबल जो होता है छोटा सा इवेपोरेटिंग डिश जैसा होता है पोर्सेलिन पीस का, पर बहुत ही जो होता है मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है। उसको आप 300 डिग्री हीट करोगे फिर भी वो टूटेगा नहीं। ठीक है, आपकी लेबोरेटरी में वो अवेलेबल होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीट रिमूव द एश, रिमूवल एश मीन्स पूरा का पूरा जो फिल्टर पेपर होता है जल के रिमूव हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। एंड देन उसको कूल कीजिए और जो प्रेसिपिटेट है बासवाटकी में, सॉरी क्रूसिबल में, उस क्रूसिबल को आप वेट कर लीजिए। तो आपको पहले क्या करना है, क्रूसिबल को प्रेसिपिटेट से वेट करना है एंड देन सिंपल क्रूसिबल को वेट करना है। तो पहले आपने क्या किया, क्रूसिबल प्लस प्रेसिपिटेट उसका वेट किया एंड देन क्या किया, ओनली क्रूसिबल का वेट किया। तो क्रूसिबल प्लस प्रेसिपिटेट में से क्रूसिबल का वेट बात कर लीजिए तो क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट कितने ग्राम है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है। चलिए यहां पे लिखा हुआ वेट ऑफ द ब्रास एलॉय m लिखा है, वेट ऑफ द क्रूसिबल प्लस प्रेसिपिटेट उसका s ग्राम लिखा है, वेट ऑफ द ड्राई क्रूसिबल उसका y ग्राम लिखा हुआ है। x माइनस वाई करेंगे तो z हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया वो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ओनली लेफ्ट साइड लिखना है। और ये z ग्राम है वो फाइनल प्रेसिपिटेट है जिंक आयन के, जिंक प्लस इन द ब्रास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल जो जिंक फॉस्फेट के फॉर्म में हमें जिंक मिला था उसके लिए हमें ये z ग्राम मिला हुआ है, वेट ऑफ द जिंक फॉस्फेट। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं एग्जैक्ट जिंक कितना है। एग्जैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमने 250 ml मैकअप किया था। ओके, हमने 50 ml यूज किया है यहाँ पे। अगर 250 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो z ग्राम वेट था उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी आंसर है वो हमें मिल जाएगा। अगर जिंक फॉस्फेट में, आप यहाँ देखिए जिंक फॉस्फेट में 2 मोल जिंक है, जो Zn2 लिखा हुआ है, देखिए Zn2 मीन्स 2 मोल यहाँ पे जिंक है। तो जिंक फॉस्फेट का मोलेकुलर वेट कितना है, 304.84 ग्राम। तो जिंक का कितना हो जाएगा, 130.76।
उसी के हिसाब से अगर 5z, यहाँ पे देखिए 5 इंटू जेड मीन्स 5z बोल सकते हैं या, तो 5z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130.76 इंटू 5z डिवाइडेड बाय 30.84 आपको ये मिलेगा। और उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा जिंक। तो आप बोल सकते हैं कि ब्रास अलॉय में इतना कंटेंट है वो जिंक का है, उसको आप पी बोल सकते हैं। पी फॉर्मूला है सिर्फ, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। पी ग्राम ऑफ द जिंक, ABCD में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो 100 ग्राम ब्रास अलॉय में P इंटू 100 अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो ये P इंटू 100 कीजिए डिवाइडेड बाई M कीजिए एंड देन आफ्टर आपको उसका परसेंटेज भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी है वो Q परसेंटेज ऑफ द जिंक हमें फाइंड आउट हो रहा है। तो इसी के हिसाब से हमने कॉपर का परसेंटेज फाइंड आउट किया, कॉपर के ग्राम फाइंड आउट किए, जिंक का ग्राम फाइंड आउट किया, ये रहा जिंक का ग्राम और ये जिंक का परसेंटेज, एंड देन लास्ट में आप उसका रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो रिजल्ट टेबल में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द ब्रास एलॉय M, 50 ml जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था उसमें हमें y ग्राम जिंक फॉस्फेट मिला था, उसमें हमने Z जो होता है वो परसेंटेज फाइंड आउट किया था, एंड देन आफ्टर कॉपर जो होता है उसको हमने AML बिल्डिंग बोला था, और कॉपर जो होता है उसको M हमने उसका ब्रास एलॉय बोला था। ठीक है, यहाँ पे सॉरी हमने Zn जो है उसको P नाम दिया हुआ है, ठीक है, एंड जो जिंक फॉस्फेट है उसमें एक्जेट जो होता है उसको हमने Z नाम दिया हुआ है, ये Z ऊपर आएगा। अगर जिंक फॉस्फेट है तो Y ओके है, एंड देन एक लाइन आप भी ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्ट ग्राम ऑफ द जिंक, तो उसको हम क्या बोलेंगे Z ग्राम। परसेंटेज को क्या बोलेंगे, यहाँ पे Q आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ Q आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक सेकंड आप बता देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ Q परसेंटेज ऑफ द जिंक, ठीक है। तो इस हिसाब से हम पूरा का पूरा रिजल्ट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।